A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the next lecture of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसा कि आप जानते हैं कि amongst all the classes हमने लगभग 90% आज हम कह सकते हैं ऑफ द BNSS इज कंप्लीट। टोटल मिला के हमने मुश्किल से 50 ऐसे सेक्शंस होंगे जो छोड़े होंगे। उसके अलावा ऑल द सेक्शंस हैव बीन रेड एंड डेल्ट इन डिटेल, बट देयर आर टू टॉपिक्स लेफ्ट, दैट इज अपील एंड बेल। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को अपील से। ठीक है। अपील जो शब्द है उसका मतलब होता है कि आप किसी हायर कोर्ट के पास लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हो। ठीक है। अपील जब भी आप पढ़ते हो तो अपील का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, अपील का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, जरा समझिएगा कि अपील हमेशा वहां पे फाइल की जाती है जहां पे कोड में, मतलब बीएनएसएस में या किसी अदर लॉ में मेंशन्ड है। इसका मतलब आपका इनहेरेंट राइट टू अपील नहीं होता है एंड देयर कैन बी नो अपील एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन द बीएनएसएस और एनी अदर लॉ। मतलब अपील सिर्फ और सिर्फ वहीं फाइल की जा सकती है जहां पे लॉ ने अलाउ किया है। इसका मतलब आपका अपील फाइल करने का इनहेरेंट राइट नहीं है कि आप कोर्ट गए हैं, आपके खिलाफ कुछ भी जजमेंट आया है तो आपका एक इनहेरेंट राइट हो अपील का। अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है। इसका मतलब अगर स्टैट्यूट ने मेंशन किया है दैट यू हैव द राइट टू अपील, देन ओनली यू हैव द राइट टू अपील। इट इज नॉट एन इनहेरेंट और फंडामेंटल राइट। पहली चीज, ठीक। तो पहली चीज तो होती है कि नो अपील एक्सेप्ट एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड बाय द कोड। ठीक है। एक बार बेयर एक्ट को भी साथ साथ देखते चलते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। देखिए, 413 से कहानी की शुरुआत होती है। 413 से कहानी की शुरुआत होती है। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो आपको अपील पढ़ाया जाएगा इसके बाद आपको ना बेयर एक्ट देखने की जरूरत है ना कुछ भी और देखने की जरूरत है। कोई भी अपील में इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। नो अपील अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम being enforced, provided that the victim shall have the right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which ordinary lies against an order। कहते हैं कि जनरल रूल तो ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति जब तक कोर्ट में अपील नहीं दी हुई है तब तक वो अपील नहीं फाइल करेगा। लेकिन उन्होंने एक जनरल प्रोवाइजो दिया हुआ है। एक प्रोवाइजो है जो कि जनरल इन नेचर है। वो ये कहता है कि विक्टिम यानी कि प्रोसिक्यूशन के पास राइट टू अपील होगा। राइट टू अपील होगा किन किन केसेस में? या तो किसी भी अक्यूज का अक्विटल हो गया, अक्विटल ऑफ अक्यूज हो गया, या फिर उसको एक लेसर सेंटेंस के लिए पनिश किया गया, लेसर सेंटेंस के लिए पनिश किया गया, या फिर उसको इन एडिक्वेट पनिशमेंट दिया गया। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये तीन ग्राउंड्स हैं जिनको हमने आगे समझाया है आगे के सेक्शंस में, और इन पर आपके पास अपील के राइट्स हैं। तो ये वाला जो प्रोवाइजो है इसको बहुत ज्यादा अभी दिल से नहीं लगाना है। जब हम पूरे अपील को समझ लेंगे तब हम इस बात पे वापस आएंगे। ये जनरली कह रहे हैं कि विक्टिम के पास जो राइट होगा, अगर कोई भी उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ और कोई व्यक्ति अक्विट हो गया है या उसको कोई लेसर सेंटेंस मिला है या उसको इनएडिक्वेट पनिशमेंट मिला है, तो उसके पास जनरली अपील का राइट होगा एज प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। ठीक है। तो ये एक बेसिक बात यहां पे कही गई है। इसी के साथ एक और बेसिक बात जो है वो 414 में कही गई है। ये दोनों सेक्शंस जो है ये थोड़े से अलग है। अलग एज इन ये स्टार्टिंग करते हैं अपील की। ये कहते हैं कि अगर 414 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर है रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर पीस और गुड बिहेवियर, जो हमने वो 136 से देखा था। ठीक है। 136 से 140 पे देखा था। ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर पीसिंग, कुछ अर्जेंट है, ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर है, यानी कि सेक्शन 136 या 140 में
सिक्योरिटीज सफिशिएंट ना होने का ऑर्डर है, तो उसकी जो अपील है वो हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। आपको ये बात थोड़ा सा अलग से याद रखनी है। बाकी चीजें हम चार्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे अपील की, लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में भी याद रखनी है। ये सिंपल कहता है कि अगर 136 और 140 ये दो सेक्शंस का ऑर्डर है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन पीस और गुड बिहेवियर, पीस और गुड बिहेवियर, या फिर देयर हैज बीन सिक्योरिटी जो थी वो इनसफिशिएंट थी, इन सब चीजों से रिलेटेड दो सेक्शंस जो है, इन सेक्शंस की अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। ये एक अलग से इन्होंने जो है बात की हुई है 414 में। ठीक है, इसके बाद से कहानी की शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से केसेस में कौन सी कोर्ट है और किस कोर्ट के पास अपील जाएगी। ठीक है, समझना बात को। अभी जब पूरा खत्म होगा तब आपको सब समझ में आएगा। अभी जितना आता जाए समझते जाओ, बाद में सारे डॉट्स जो है वो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहता है कि अगर हाईकोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये बेसिकली लेटर पेटेंट्स अपील होती है, या कहीं और हाई कोर्ट ने केस को विड्रॉ करके खुद से ट्रायल किया है एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो आप उस केस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऐसा कोई भी सेंटेंस दिया है जिसमें 7 साल या उससे ऊपर की सजा है, 7 साल या उससे ऊपर की सजा है, तो ऐसी परिस्थिति में द अपील विल लाई टू द हाई कोर्ट। ठीक है, अपील विल लाई टू द हाई कोर्ट। उसके बाद अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोई भी डिसीजन है, कोई भी इंप्रिजनमेंट दिया है, कोई भी फाइन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो इसकी जो अपील होगी वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। और अगर सेक्शन 364 यानी कि सीजीएम के पास जब सबमिशन किया गया था, जब मैजिस्ट्रेट जो पनिशमेंट थी सफिशिएंट पनिशमेंट नहीं देख सकता था, नहीं दे सकता था, या 401 में जब प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे आपने किसी को रिलीज किया था, तो ऐसे सेंटेंस की अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। कहने का मतलब, पहली चीज जो आपको समझनी है वो सिंपल ये समझनी है कि हाईकोर्ट, अभी बेयर एक्ट एक बार छोड़ दो, फिर हम बेयर एक्ट पे जाएंगे। अभी आप बेयर एक्ट छोड़ दो, पहले एक बार अपील यहां से समझ लो, फिर बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ अभी बिट्स एंड पीसेस में जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी। तो बस आधा घंटा रुकिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं पहली चीज है कि हाईकोर्ट जब अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी जजमेंट देती है, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करती है। कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट अगर 7 साल या उससे ऊपर की सजा देते हैं तो हाई कोर्ट के पास। उसके बाद जेएमएफसी जेएमएससी की कोई भी अपील होगी तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। किसमें अपील होगी किसमें नहीं होगी वो देखा जाएगा, बट जनरली जो अपील होगी वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। और अगर 364 और 401 का केस है तो भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। तो यहां से अपने को ये निकल के आया कि जेएमएफपी जेएमएससी 364 401 और इनफैक्ट 136 और 140, इन 5 जगहों की जो अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास लाई करेगी। उसके अलावा अगर कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम ने, बेसिकली सीजेएम ही होगा, फर्स्ट क्लास तो होगा नहीं मैजिस्ट्रेट, सीजेएम ने 7 साल या उससे ऊपर की सजा दी है तो हाईकोर्ट के पास। और अगर हाईकोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास। ये बेसिक रूल है कि किसके पास अपील लाई करेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले अभी समझिए पूरा, फिर आपको कनेक्ट होगा। अब मेरे को बात करना है कि कौन से केसेस में कोई अपील नहीं लाई करेगी। नो अपील इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस, ये कह रहा है कि कौन से केसेस में अपील लाई नहीं करेगी। तो अब अपन इधर लिखेंगे कोर्ट और इधर लिखेंगे सेंटेंस। ठीक है, ये आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा नोट्स में, परेशान मत होइएगा। ये कहते हैं कि अगर हाईकोर्ट ने प्ली ऑफ गिल्ट पे, प्ली ऑफ गिल्ट पे कोई भी कन्विक्शन किया है तो उसमें कोई भी अपील नहीं लाई करेगी। ठीक है, नो अपील इफ द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट हैज, क्या नाम है, कन्विक्टेड एनी पर्सन ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से अगर कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास
या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने भी प्ली ऑफ गिल्ट पे ही सेंटेंस दिया है, प्ली ऑफ गिल्ट पे भी सेंटेंस दिया है, तो उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, लेकिन लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे अपील हो सकती है, लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे अपील हो सकती है। ठीक है, लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे अपील हो सकती है कि भाई कन्विक्शन तो ठीक था, बट जो सेंटेंस दिया गया है वो ज्यादा है या कम है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि हाईकोर्ट ने अगर प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्शन किया है तो ना ही लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे अपील हो सकती है, ना ही कन्विक्शन पे हो सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने कोई भी प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्शन दिया है तो उसके लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस की अपील हो सकती है, कन्विक्शन की नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, दो अलग अलग चीजें, कन्विक्शन होगा उसके बाद सेंटेंस दिया जाएगा, तो सेंटेंस सफिशिएंट है नहीं है उस पर बात कर रहा है। तीसरा कहता है कि हाईकोर्ट ने अगर हाईकोर्ट ने कोई भी ऑफेंस में किसी व्यक्ति को 3 मंथ्स तक की सजा दी है या फिर और 1,000 रुपए का फाइन, 1,000 रुपए का फाइन या बोथ दिया है, तो ऐसे केस में अपील नहीं लाई करेगी। मतलब अगर हाईकोर्ट ने किसी को भी 3 महीने की सजा दी है, 1,000 रुपए तक का फाइन दिया है या दोनों दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो कन्विक्ट है वो अपील नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए, चौथा क्या कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन ने भी अगर 3 मंथ्स की कोई सजा दी है या फिर 200 रुपए तक का जुर्माना दिया है, फाइन, या फिर बोथ है, तो उसकी भी अपील नहीं की जा सकती, उसकी भी अपील नहीं की जा सकती। उसके बाद अगर आप जेएमएफसी की बात करते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो अगर इन्होंने 100 रुपए का फाइन दिया है तो उसकी अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट कहता है अगर किसी भी तरीके से समरी ट्रायल हुआ है, अपन ने समरी ट्रायल देखा था, तो अगर समरी ट्रायल हुआ है जो भी ऑथराइज्ड मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो उसमें अगर 200 रुपए तक का फाइन है तो इसमें आप जो है अपील नहीं करेंगे। तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें अपील नहीं होगी। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जनरली जो अपील है उस वो कहां कहां पे लाई करती है, ये हमने देखा, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन मैजिस्ट्रेट में 7 साल से ऊपर की सजा है तो हाई कोर्ट के पास, जेएमएफसी या जेएमएससी की है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। हालांकि आगे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी कभी एडिशनल, देखो कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब हमने डिस्कस किया था शुरुआत में ही, सेशन जज होता है और साथ में एडिशनल सेशन जज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी कोर्ट ऑफ सेशन है वो सीजेएम साहब को किसी किसी केस में अपील सुनने की पावर दे देती है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा कोई भी अगर कन्विक्शन किया गया तो उसकी अपील सीजेएम भी सुने। तो आपको ऐसे नहीं हो जाना है कि सर सीजेएम तो कैसे ही सुनेगा, तो सीजेएम भी सुन सकता है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अभी आगे मैं आपको एक प्रोविजन पढ़ाऊंगा जहां कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो अपनी इस अपील सुनने की पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, खैर, बट जनरल रूल जो आपको समझना है वो ये है कि जनरल रूल जो पूरे में निकल के आएगा वंस एंड फॉर ऑल, वो यही है कि जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की अपील है या सीजेएम की भी अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, और कोर्ट ऑफ सेशन की जो अपील है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी, और अगर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोई मैटर सुना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अब जब हम अपील्स को पढ़ते हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नो अपील कहां कहां पे होगी, ये आपको समझ में आ गया कि अगर प्ली ऑफ गिल्ट है और ये इतनी इतनी सजा है, इनको पेटी ऑफेंसेस मानते हैं, तो इस पे कोई अपील नहीं दी गई है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि इन सभी सेक्शंस में, पूरे चैप्टर में, एक बात ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट अपील है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट अपील हुआ है, तो उस अपील को 6 महीने में डिसाइड करना है। ये एक रूल है जो आपको ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, हर एक सेक्शन में एक सब क्लॉज होगा जो ये बात कहेगा कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था और उसकी अपील हुई है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस अपील को 6 महीने में डिसाइड करना है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नो अपील इन सर्टेन केसेस, ये हो गया। चलिए, नो अपील इन सर्टेन केसेस, तो अपन ने क्या कौन कौन सा देख लिया, नो 413 देख लिया अपन ने, उसके बाद 414 देख लिया, ये सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 136 और 140। उसके बाद हमने क्या देख लिया, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, ये कहता है एनी पर्सन, हाँ, कन्विक्शन पे कौन कौन अपील करेगा,
एग्जैक्टली तो इस बात को भी मतलब और क्लियर से मैं बता दूं, ये कन्विक्शन की अपील थी, ठीक है। ये जो ऊपर थी ये कन्विक्शन पे अपील थी, ठीक है। ये अपील किसकी थी? कन्विक्शन की। तो इसमें चाहो तो साइड में लिख लेना कि अपील ऑन कन्विक्शन। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अपील ऑन कन्विक्शन। पहले इस बात को भी और बेहतर तरीके से समझो कि बेटा जब एक केस होता है तो दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्रोसिक्यूशन और एक होता है डिफेंस, ठीक है। अब जो प्रोसिक्यूशन होता है वो विक्टिम होता है, और दूसरी साइड अक्यूज्ड होता है जो कि डिफेंस होता है। अब अल्टीमेटली जो भी कन्विक्शन या अक्विटल होता है वो किसका होगा? वो होगा डिफेंस का, यानी कि अक्यूज्ड का। अक्यूज्ड का या तो अक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। अब जब अक्यूज का कन्विक्शन होगा तब अक्यूज अपील में जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज अ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन का मतलब अक्यूज जो है, जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो वो कन्विक्शन की अपील कर रहा है। तो ये जो सेक्शन हमने पढ़ा ये कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है, मतलब अगर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो वो अपील है। अभी हम आगे देखेंगे कि विक्टिम के पास भी अपील का राइट है, कि अगर उसको लगता है, जो हमने सबसे पहले भी पढ़ा, कि विक्टिम के पास भी जनरली राइट होता है कि अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बराबर नहीं है, या लेसर ऑफेंस के लिए चार्ज कर दिया गया है, या अक्विट कर दिया गया है, तो विक्टिम के पास भी, या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, या प्रोसिक्यूशन के पास भी अपील का राइट होता है। तो अपील दोनों के पास राइट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्विक्शन पे अपील है, दोनों साइड पे। एक व्यक्ति कहेगा कि हमें गलत कन्विक्ट कर दिया गया है, हमें अक्विट कर दिया जाए, वो व्यक्ति कहेगा कि भाई हमने, क्या नाम है, कुछ नहीं होना चाहिए हमारे खिलाफ। दूसरा व्यक्ति कहेगा इनको गलत एक्विट कर दिया गया है, या इनको सेंटेंस कम दिया गया है, या इनको लेस हार्शर सेंटेंस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। तो ये दोनों तरफ से चलता है, इट्स नॉट वन वे, इट्स बोथ साइड। तो अभी हमने जो पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा कि अपील जाती है हाई कोर्ट के पास या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ये अपील ऑन कन्विक्शन है। क्या है? अपील ऑन कन्विक्शन है, तो ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब अपील ऑफ कन्विक्शन है, तो ये हमने 415 में पढ़ लिया कि ये सारी चीजें अपील ऑन कन्विक्शन। उसके बाद कहता है नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। ये चीज अपन ने देख ली कि अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट का था और उसने प्लीड गिल्टी किया था तो नो अपील होगी, और कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ सेशन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था एक्सेप्ट टू द लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। ये बात हमने अपने चार्ट में कवर कर ली। उसके बाद नो अपील इन पेटी केसेस, ये वाली चीज हम बता रहे थे आपको कि नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। तो मैं आपसे बस जो समझाना चाह रहा था कि अब ये जो हमने बताया था नो अपील इन सेंटर सर्टन केसेस, ये भी ये भी जो राइट है ये कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है। ये भी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है। इसका मतलब अगर आपको प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्ट किया गया तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हाईकोर्ट ने 3 मंथ्स फाइन दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 मंथ्स दिया और ये दिया है, तो आप इन पेटी केसेस में कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हो गया, ये सारी चीजें अपन ने समझ ली। इसमें कुछ चीजें और भी लिखी हुई हैं कि इसको फाइन की तरह लिया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपका सवाल नहीं आएगा। अब हम आ गए 418 पे। अब देखो यहां से कहानी थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि अब यहां से जो है, यहां से बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन का अपील करने का राइट, ठीक है। हालांकि अपील सेम है, अगर आप देखोगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट बना के, टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास बाय मैजिस्ट्रेट, टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास बाय एनी अदर कोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि अपील जनरली सिस्टम वही है कि मैजिस्ट्रेट्स का केस होगा तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन का होगा तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, कोई स्पेशल कोर्ट बनाई गई है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट वही है, बट हम इसको भी देखते हैं। तो यहां तक की बात आपको कन्विक्शन की समझ में आ गई। अब कन्विक्शन के बाद हम थोड़ा सा मूव करते हैं टुवर्ड्स द विक्टिम। अब हम किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स द विक्टिम। तो 418 जो है, 418 जो है वो बात करता है अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट की। जनरली बात करता है अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एडिक्वेट पनिशमेंट नहीं थी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकता है कि तुम अपील फाइल करो। और अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जजमेंट था तो कोर्ट ऑफ सेशन में, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जजमेंट था तो हाई कोर्ट में। ठीक, हाई कोर्ट में। सिंपल बात है कि आप इस केस में अपील कर सकते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, जो ये वाला हम पढ़ रहे थे। सेव एज द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन ट्रायल बाय कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कन्विक्शन के अगेंस्ट नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। मतलब हाई कोर्ट ने अगर किसी को कन्विक्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसकी अपील नहीं कर सकता है, डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये समझ में आ गया। इसमें एक पार्ट और है, ये वाला क्लॉज 2। ये क्लॉज 2 मैंने जानबूझ के छोड़ा है
बिकॉज ये बात करता है कि अगर किसी स्पेशल एजेंसी ने, सीबीआई ने, ईडी ने, या कोई एंटी टेरर एक्टिविटी का कोई कोर्ट बना हुआ है, वहां से उसका अगर कन्विक्शन हुआ है, तो भी कंसेप्ट सेम है। कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास बाय द मैजिस्ट्रेट टू द हाई कोर्ट इन द सेंटेंस पास बाय अदर कोर्ट। अब इसमें अदर कोर्ट लिखा हुआ है तो आपके मन में विचार आएगा सर कोर्ट ऑफ सेशन ही लिख देते। तो मेरा इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि कोर्ट ऑफ सेशन की अपील तो हाई कोर्ट के पास जा ही रही है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं। टाडा कोर्ट बनी है, पोटा की कोर्ट बनी है, गैंगस्टर की कोर्ट बनी हुई है अलग, आर्म्स एक्ट की अलग कोर्ट बनी हुई है। तो ये जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, इनकी अपील जो होती है वो सीधे हाई कोर्ट के पास जाती है, इसलिए एनी अदर कोर्ट लिखा है। देखो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का तो कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा, तो इसमें भी सेम है। तो मैं कह रहा हूं आप इसमें बिल्कुल भी अपना समय मत बर्बाद करेगा इस बात को समझने के। सिंपल समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकते हैं कि किसी भी केस में जब उनको लगता है इनएडिक्वेसी ऑफ पनिशमेंट, मतलब कन्विक्शन के अगेंस्ट नहीं है, अक्विटल के अगेंस्ट अपील नहीं है। ध्यान से समझना, ये अपील अक्विटल के अगेंस्ट नहीं है। अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया है, अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया है, लेकिन उसको अगर 3 साल की सजा दी है और आपको लगता है नहीं इसको 6 साल की मिलनी चाहिए, तो आप स्टेट गवर्नमेंट, एज स्टेट गवर्नमेंट आप जब अपील कर रहे हो तो वो सेक्शन ये है 418। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैं कह रहा हूं ये एक्विटल के अगेंस्ट की अपील नहीं है, ये है कन्विक्शन में इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस की। कन्विक्शन में इनएडिक्वेसी, देखो पूरे इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम आती है और इसी को लोग बारीकी से नहीं समझते, इसलिए दिक्कत आती है। कहीं पे ये बोलेगा कन्विक्शन की अपील, कहीं पे ये बोलेगा अक्विटल की अपील, कहीं पे बोलेगा लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस की अपील, कहीं पे बोलेगा प्ली ऑफ गिल्ट की अपील। तो आपको इन सारे टर्म्स के बारे में पता है, अपन बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 22वीं 23वीं क्लास में हैं, 23 घंटे मैंने दिए हैं एक्टिव टीचिंग के टू द बीएनएसएस। तो अब आपको बीएनएसएस बिल्कुल रगों में दौड़ना चाहिए, है ना? तो अब ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं समझाता फिरूंगा कि क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा समझ में आ गया, और बाकी और कुछ नहीं है। और सेम चीज सब में लिखिए कि अगर ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस है तो 6 मंथ्स में आपको अपील डिस्पोज ऑफ करनी है। ये बात यूनिवर्सली इस चैप्टर में कई जगह लिखी हुई है, और टाइम लिमिट सेम है। तो बस उस बात को याद रखना, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में 6 महीने में अपील डिसाइड होनी है, बस इतना, और कुछ भी नहीं। अब देखो, ये था अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। क्या था? अगेंस्ट सेंटेंस। तो अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट यहां पे लिखना अगेंस्ट सेंटेंस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बात कर रहा है अगेंस्ट सेंटेंस, ठीक है, अगेंस्ट सेंटेंस। अब जो आएगा वो आएगी अपील बाय द विक्टिम, अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। ठीक है, मतलब विक्टिम क्या, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है, बट दिस इज अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। अब इसको समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल, अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। अब बात करता है अक्विटल पे किस तरीके से आपके पास अपील करने का अधिकार है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक सिंपल बात, एक लाइन की बात, अगर अक्यूज अक्विट हो गया है वो तो अपील करेगा नहीं अपने अक्विटल के अगेंस्ट। अक्विटल की अपील किसको करनी है? प्रोसिक्यूशन को करनी है। प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जनरली हम देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की अपील करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट कहीं कहीं कंप्लेनेंट को भी दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। अब हम बात कर रहे हैं अक्विटल की। एक बार अभी आप लोग परेशान मत हो कि सर इसमें तो बहुत सारा इधर उधर का इंफॉर्मेशन है, एक बार मेरे को ये सारे चार्ट्स कंप्लीट कर लें दो, फिर मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा। बिल्कुल आपको बेयर एक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको साथ साथ बेयर एक्ट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसके बाद इस टॉपिक के लिए बेयर एक्ट को ना देखें, कि मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, अब आप बेयर एक्ट को ना देखें। ठीक है, अपील इन केसेस ऑफ अक्विटल। अब ये कहता है कि अगर अगर कोई भी अक्विटल जो है, कोई भी अक्विटल जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा हुआ है, अगर कोई भी अक्विटल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, डीएम साहब होंगे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेंगे कि अपील फाइल करो बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। एंड दिस इंक्लूड्स बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। वैसे तो सभी जगह होते हैं, उसे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस तो सिर्फ पुलिस की पावर्स के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही
कि जब नॉन कॉग्निजेबल केस में भी हम इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे देते हैं तो आपके पास सेम पावर्स होती हैं जैसे एक कॉग्निजेबल केस में। तो ऐसा कोई खासा फर्क नहीं रह जाता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। वो सिर्फ पुलिस की पावर टू इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट के कंटेक्स्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, खैर चलिए, मैजिस्ट्रेट जो है, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी भी अक्यूज को अक्विट किया है तो डीएम साहब में, जरूरी नहीं है डीएम में शब्द का प्रयोग है, में सेंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि वो कोर्ट ऑफ सेशन पे अपील करे। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, अगर अक्विटल बाय एनी अदर कोर्ट, बाय एनी अदर कोर्ट, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन 100% आएगा, एनी अदर कोर्ट और अदर देन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई रोल नहीं होता है। या फिर और कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन की पावर के अंदर, रिवीजन की पावर के अंदर किसी को भी अक्विट किया है। तो इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकते हैं कि अपील फाइल करो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, ये बात यहां पे समझ में। इसके बाद एक प्रोविजन जो है वो और दिया गया है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, वो ये है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट है और कंप्लेनेंट ने जिस अक्यूज्ड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी उस अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया गया है कंप्लेंट केस में, क्योंकि एफआईआर केस में तो स्टेट गवर्नमेंट कर लेगी लेकिन कंप्लेंट में तो पर्सनल पार्टी आती है ना। तो कंप्लेनेंट जो है विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, विद द लीव, स्पेशल लीव, लीव भी नहीं स्पेशल लीव, स्पेशल लीव ऑफ द हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट से ये प्रार्थना कर सकती है कि उनको अपील के लिए अलाउ किया जाए। और अगर कोई कंप्लेनेंट किसी भी कोर्ट का है जिसने हाई कोर्ट की लीव ली है तो वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है विद द स्पेशल लीव ऑफ द हाई कोर्ट। तो कंप्लेनेंट को 418 क्लॉज 4 में ये पावर दी हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसमें भी लिमिटेशन पीरियड दिया गया है कि अगर ऐसा कंप्लेनेंट जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने के अंदर ऐसे ये स्पेशल लीव टू अपील हाई कोर्ट के लिए जा सकता है। और अगर प्राइवेट पर्सन है, अगर प्राइवेट पर्सन है तो प्राइवेट पर्सन जो है वो 60 डेज में अपील कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट से मांग सकता है कि हमें स्पेशल लीव टू अपील दिया जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि कंप्लेनेंट के पास भी अपील फाइल करने का डायरेक्टली राइट है, लेकिन जो है यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, बस इतना ही ध्यान रखना है 418 में। उसके बाद आता है 420, थोड़ा सा बड़ा है यार, बट सारी चीजें समझ लोगे तो कभी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। 420, ठीक है, 420 तो वैसे मत याद रखना, 420 ये एक अच्छा वाला 420 है। ठीक है, रिपीट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट बेटा कुछ नहीं है, सेकंड पॉइंट कहता है कि कंप्लेनेंट के पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट से स्पेशल लीव लेके हाई कोर्ट के पास अपील फाइल कर सकता है। और अगर वो एक पब्लिक सर्वेंट है तो अगेंस्ट अक्विटल, जिस दिन अक्विटल हुआ है उससे 6 महीने तक का उसके पास टाइम है। और अगर प्राइवेट पर्सन है तो उसके पास 60 दिन का टाइम है फ्रॉम द दिस कि वो करे। ठीक है, अब आ जाता है 420। 420 जो है वो ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट ने ऑन अपील, हाईकोर्ट ने ऑन अपील, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन अपील रिवर्स्ड, रिवर्स्ड द ऑर्डर ऑफ अक्विटल, रिवर्स्ड द ऑर्डर ऑफ अक्विटल, मतलब अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने या किसी अदर कोर्ट ने अक्विटल किया था और हाई कोर्ट ने अक्विटल को रिवर्स करके अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया फॉर डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 इयर्स और मोर के पनिशमेंट के लिए, तो ऐसे केस में, तो ऐसे केस में द अपील विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, द अपील विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कैटेगोरिकली देखो आप
तो सिर्फ दो ऐसी जगहें हैं जहां पे हाई कोर्ट के क्रिमिनल मैटर्स में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। या तो हाई कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में डिसीजन लिया हो, तो आपकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। या फिर इस केस में अगर हाई कोर्ट ने अपील सुनी हो अक्विटल की, और अक्विटल को चेंज कर कर सामने वाले को, मतलब जो जो अक्विट हुआ था, जो अक्यूज अक्विट हुआ था, उसको कन्विक्ट किया हो, कन्विक्ट तक भी अपील नहीं जाएगी। लेकिन कन्विक्शन में उन्होंने 10 साल से ऊपर की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दे दिया हो, तो जो अपील है वो सुप्रीम, क्योंकि वो ये मतलब बिल्कुल दिस इज लाइक वेरी डिफरेंट ना। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी को अक्विट कर दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑल्सो अ कोर्ट जिसने एविडेंस को देख के सब चीज किया है, एंड द हाई कोर्ट नाउ सेज कि कन्विक्ट करना है और 10 साल से ऊपर की सजा देनी है, तो किसी एक की तो ब्लेटेंट गलती हुई है, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन की हो चाहे हाई कोर्ट की हो। तो इसलिए इस मैटर की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, टू चेक कि क्या हुआ था। ठीक है, तो अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाती है 420 में। ठीक है, उसके बाद कुछ बीच के जो सेक्शंस हैं वो आपको पढ़ने हैं खुद से, 421 से 427। खुद से का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 421 से जो 427 के 426 तक के सेक्शंस है ना, ये बहुत बेसिक बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पहला सेक्शन कहता है, यानी कि 421 कहता है कि जब भी आप कोई एक अपील फाइल करते हो, जब भी आप कोई अपील फाइल करते हो, तो अपील में एक पिटिशन होगी, अपील को एक पिटिशन माना जाएगा, अपील को एक पिटिशन माना जाएगा, और इसमें जो है कॉपी ऑफ जजमेंट लगेगी, कॉपी ऑफ जजमेंट लगेगी। तो ये कुछ बचकानी बातें हैं जो आप लोग बेयर एक्ट से देख सकते हो। जैसे कि अगला सेक्शन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है मान लीजिए जो अपिलेंट है, अब अपिलेंट जो है वो जेल में है। ठीक है, अपिलेंट जो है वो ऑलरेडी जेल में है। मान लीजिए वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर रहा है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपिलेंट पूरे करके जो जेल के ऑफिसर इंचार्ज है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल उसको दे देगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल उनको दे देगा, और वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर अपीलेंट कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोविजन आता है जो कहता है कि हाई कोर्ट के पास अपील को डिसमिस करने का राइट है। ठीक है, हाई कोर्ट को नहीं, मतलब एनी अपीलेंट कोर्ट, जब भी कोई अपील फाइल होती है, तो जो अपीलेंट कोर्ट है अगर उसको सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगते हैं तो वो अपील को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पे कही गई है कि आपको हमेशा ऑपोजिट पार्टी को मतलब अपील डिसमिस करने से पहले ऑपोजिट पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। और उसके साथ साथ उनके पास ये भी राइट है कि वो रिकॉर्ड्स को बुला सकते हैं। और आगे एक सेक्शन आता है जो अभी हम पढ़ाएंगे, वो कहता है कि अपीलेंट कोर्ट के पास एडिशनल एविडेंस लेने की भी पावर है। वो या तो खुद से ले सकते हैं या लोअर मैजिस्ट्रेट, लोअर कोर्ट जो थी उसके पास भेज सकते हैं कि आप ये लोगों के एविडेंस रिकॉर्ड करके भेजिए। तो दैट कैन बी डन। एक और चीज है कि अगर कोई भी अपील डिसमिस होती है कोर्ट ऑफ सेशन से या सीजीएम से, दो ही लोगों के पास, मतलब हाई कोर्ट के नीचे दो ही लोगों के पास अपील सुनने का राइट है, कोर्ट ऑफ सेशन और सीजीएम। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम साहब ने जो है किसी भी अपील को डिसमिस किया है, तो उनको रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है कि क्यों उन्होंने क्यों अपील को डिसमिस किया। मेरा कहने का मतलब है हाई कोर्ट अगर अपील को डिसमिस करती है तो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो रीजंस रिकॉर्ड करे। बट जो आपकी कोर्ट ऑफ सेशन है या सीजीएम साहब है उनके पास ये पावर है। यहां तक की कहानी, अभी इसका फर्स्ट हाफ हुआ है, अभी इसका सेकेंड हाफ बचा है जो पावर ऑफ द अपीलेंट कोर्ट की बात करता है कि अपीलेंट कोर्ट क्या क्या कर सकती है, तो वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले इस कहानी को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए ताकि आपको ये चीज याद रहे। देखो मैंने आपको समझाया, पहली सबसे पहली कहानी की शुरुआत हुई कि साहब अपील जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक स्टैचूट ने नहीं प्रोवाइड किया है। ठीक है, विक्टिम के पास जनरली अपील का राइट होता है विद रेफरेंस टू द कन्विक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कन्विक्शन हुआ है तो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो अक्यूज था जिसका कन्विक्शन हुआ है, वो अपील कर सकता है ऑन कन्विक्शन ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगर कन्विक्शन हुआ है तो कौन से केसेस में अपील नहीं होगी, इन ग्राउंड्स पे अपील नहीं होगी। ठीक बात। उसके बाद हमने देखा
कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी सेंटेंस के मतलब पनिशमेंट के अगेंस्ट, कन्विक्शन के अगेंस्ट नहीं, पनिशमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अपील इन द केसेस ऑफ एक्विटल, एक्विटल में वो कर सकते हैं। तो सिंपल है, सेम है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ऑफ सेशन के पास और कोर्ट ऑफ सेशन या अदर कोर्ट की हाई कोर्ट के पास। कंप्लेनेंट के पास भी पावर है, और अगर हाई कोर्ट ने कोई अपील को चेंज किया है, रिवर्स किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये हुई है कहानी 426 तक। अब आप 426 के आगे एक और चैप्टर है, चैप्टर टाइप का चीज है, जो बात करता है कि अपील, अपीलेंट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मुझे बताइए क्या समझ। ओके, सो यहां तक की तो बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। बाकी आप ये सारे 21 से आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ये अपन ने देख ही लिया। उसके बाद स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस। अगर ये कह रहा है कि मतलब अगर एक, मतलब ऐसा कह रहा है कि एक ट्रायल में मल्टीपल लोग थे, ठीक है, और एक के पास राइट टू अपील है, तो वो राइट टू अपील सबको मिलेगा, ठीक है, अगर भले दूसरे के पास नहीं है। हाउ हर्ड, तो ये चीज मैं कह रहा था कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 2, ठीक है, एन अपील कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हर्ड बाय द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज प्रोवाइडेड दैट द अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेड बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मे बी हर्ड एंड डिस्पोज बाय सीजीएम। तो सीजीएम भी अपील सुन सकते हैं मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, ठीक है। बाकी ठीक है, आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेटिशन ऑफ अपील मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या जाता है, ये भी हो गया। इसके बाद प्रोसीजर व्हेन द एप्लीकेंट अपिलेंट इज इन जेल, ये भी बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद समरी डिस्पोजल ऑफ अपील, इसका मतलब वही चीज जो मैंने बताया कि भाई अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है तो आपको अपिलेंट को, उसके एडवोकेट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, अक्यूज को देखोगे, सुनोगे, ये सारी चीजें। बिफोर डिसमिसिंग एन अपील द कोर्ट शैल कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिक चीजें हैं जो वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और जिनको मतलब समरी नहीं डिस्कस करना है उसको डिटेल में सुन सकते हैं, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 427 से कहानी शुरू होगी, ये है बस एक बहुत बड़ा सेक्शन, इसको भी हम थोड़ा सा चार्ट से समझ लेते हैं, तो ये काम आपका आसान कर देगा, वरना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 427, ठीक है। 427 देखिए। 427, 427 चार पार्ट्स में बटा हुआ है। ये बात करता है पावर ऑफ द अपीलेंट कोर्ट की, क्या बोलता है, इसकी हेडिंग क्या बोलती है अपने को, पावर्स ऑफ द अपीलेंट कोर्ट आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हियरिंग द अपीलेंट और हिज एडवोकेट इफ ही अपीयर्स and the public prosecutor if he appears as in the case if appears the appellant court may if considered no sufficient ground for interfering dismiss the appeal और या तो भाई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे तो आप डिसमिस कर सकते हो, पूरा राइट है अपीलेंट कोर्ट के पास। या फिर वो क्या क्या कर सकते हैं, तो दैट इज अवर क्वेश्चन ऑफ द डे कि भाई अपीलेंट कोर्ट क्या क्या कर सकता है। मेरे स्मार्ट बोर्ड में कुछ हरकत होने लगी है, खराब नहीं हो जाए, बहुत महंगा है। चलो देखो, सबसे पहले बात आएगी अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अक्विटल। अगर अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ अक्विटल है तो उस केस में कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, अपीलेंट कोर्ट के पास। या तो वो रिवर्स कर सकते हैं ऑर्डर को, रिवर्स द ऑर्डर मतलब कन्विक्ट कर सकते हैं अक्विटल को हटा के, या फिर उसको फाइंड गिल्टी, फाइंड गिल्टी, पास एनी सेंटेंस, पास एनी सेंटेंस मतलब या तो उसको कन्वर्ट करके वापस कोर्ट के पास भेज सकते हैं कि आप सेंटेंस हियरिंग करिए, या फिर खुद ही से गिल्टी फाइंड करके सेंटेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर अरे अगर वो रिजर्व करते हैं ऑर्डर, तो वो भी, वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट, दो नहीं बल्कि तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन,
फर्दर इंक्वायरी, सॉरी, फर्दर इंक्वायरी कह सकते हैं, या फिर रीट्रायल के लिए भेज सकते हैं, या फिर उस कोर्ट को कमिट कर सकते हैं केस जिसके द्वारा उसका ट्रायल कंडक्ट करना है। ठीक है, तो वहीं से ट्रायल शुरू हो सकता है जहां से कोर्ट ने फाइंडिंग्स लाई हो, या एक फ्रेश रीट्रायल शुरू हो सकता है, या उनसे कहा जा सकता है आप अपनी फाइंडिंग्स पे कुछ फर्दर इंक्वायरी करिए। तो ये तीन तरीके से कोर्ट किसी भी अक्विटल के अगेंस्ट जब ऑर्डर को रिजर्व करता है तो ये तीन चीजें कर सकता है। इसके बाद आता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। इसके बाद आता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। अपील फ्रॉम कन्विक्शन। अपील फ्रॉम कन्विक्शन। जब आप अपील फ्रॉम कन्विक्शन की बात करते हो तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन में क्या आता है, तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सेम मतलब सेम ही होता है, सब चीज सेम होता है। रिवर्स द फाइंडिंग, रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, सेंटेंस दे सकते हैं फाइंडिंग को रिवर्स करके, या फिर ऑल्टर द फाइंडिंग्स, ऑल्टर द फाइंडिंग्स, ऑल्टर द फाइंडिंग्स, और सेंटेंस को चेंज नहीं करते, सिर्फ फाइंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, या विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स, वो क्या क्या कर सकते हैं, विद और विद, अरे यार क्या हो रहा है, विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स, ये क्या कर सकते हैं, ऑल्टर द नेचर ऑफ सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर मतलब क्या होता है, रिगरस, सिंपल, सिंपल रिगरस, नेचर। ठीक है, एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस को ऑल्टर कर सकते हैं। एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, 3 साल का है, 5 साल, 5 साल, 3 साल कर दिया। ठीक है, या बोथ कर सकते हैं, नेचर प्लस एक्सटेंट। लेकिन इसमें जो है ये इन्हेंसमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स ये कोई भी चीज करते हैं तो इसमें एक्स इन्हेंसमेंट नहीं करेंगे, इन्हेंसमेंट नहीं करेंगे, बाकी कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर सेम चीज लगेगी कि अगर उन्होंने रिवर्स किया है सेंटेंस क्योंकि कन्विक्शन हुआ था, तो अब जब कन्विक्शन हुआ था तो या तो उसको डिस्चार्ज करेंगे या फिर उसको अक्विट करेंगे या फिर रीट्रायल ऑर्डर करेंगे, रीट्रायल ऑर्डर करेंगे। तो अगर कन्विक्शन था तो आपके पास तीन ही ऑप्शन होता है, या तो आप डिस्चार्ज करोगे उसको, या क्विट करोगे, या रीट्रायल करोगे। ठीक है, रिवर्स द फाइंडिंग और आफ्टर ऑल्टर द फाइंडिंग्स, या विद और विदाउट ऑल्टरिंग सेंटेंस चेंज कर सकते हो। ये पावर है आपके पास इन केस ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन। तो अक्विटल हो गया, कन्विक्शन हो गया। अब तीसरा चीज क्या होगा, इनहैंस्ड पनिशमेंट। तीसरा क्या होगा, इनहैंस्ड, इनहैंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि अगर पनिशमेंट की लीगैलिटी ऑफ पनिशमेंट के लिए भी स्टेट जो था वो जाता है कि हमको कन्विक्शन से दिक्कत नहीं है, हमें सेंटेंस बढ़ा चाहिए, तो अपील फॉर इन्हेंसमेंट, इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस। अगर इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस हुआ है तो इन दैट केस भी आप तीन चीजें कर सकते हो। पहला, रिवर्स फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब डिसीजन कन्विक्शन एक्विटल का, या फिर सेंटेंस, या फिर सेंटेंस, या फिर ऑल्टर द फाइंडिंग, ऑल्टर द फाइंडिंग, ऑल्टर द फाइंडिंग, मेंटेनिंग सेंटेंस, सेम सेंटेंस रहेगा लेकिन मेंटेनिंग द सेंटेंस मतलब लोअर कोर्ट को भेज देंगे, ऑल्टर करके वो अपना चेंज करेंगे जो उनको करना है। विद और विदाउट ऑल्टरिंग, विदाउट विदाउट ऑल्टरिंग फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स को बिना ऑल्टर किए वो क्या कर सकते हैं, नेचर ऑल्टर कर सकते हैं, नेचर ऑल्टर कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर बोथ, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका था क्या नाम है, इनहेंस्ड पनिशमेंट का, तो यहाँ पे तीनों चीज कर सकते हैं, अक्विट, डिस्चार्ज, या फिर रीट्रायल।
रिट्रायल। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है इससे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे तो इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम है, रिपीटेटिवली लिखी हुई है, ठीक है। बस कन्विक्शन में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब में सेम है। उसके बाद अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है अगर कोर्ट का, उसके अगेंस्ट अगर अपील है तो आप ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो या फिर रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ कोर्ट के पास, अपेलेंट कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो कुछ भी और अमेंडमेंट करके कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल ऑर्डर बना सकते हैं। तो ये बात आपको जो है इस सेक्शन में समझनी है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो इतना कोई कठिन नहीं है। ये क्या कहता है देखो, ये 427 में तीन बातें करता है मुख्यतः। क्या कहता है? अपील फ्रॉम अक्विटल, अपील फ्रॉम कन्विक्शन और इनहैंस्ड पनिशमेंट, तीन चीजों की बात कर रहा है। अब देखो तीनों में सेम है। अगर अक्विटल हुआ है तो रिवर्स कर देंगे ऑर्डर। अगर ऑर्डर कभी भी रिवर्स होगा, देखो यहां पे रिवर्स हुआ है, यहां पे रिवर्स हुआ है, ठीक है, और यहां पे रिवर्स हुआ है। अब जब रिवर्स होगा अक्विटल के केस में, तो अब अक्विटल के केस में रिवर्स किया है ना, तो अब वो क्या कर सकते हैं? फर्दर इंक्वायरी, रीट्रायल या कमिटल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर खुद सेंटेंस दे सकते हैं। जब कन्विक्शन के केस में रिवर्स किया है तो डिस्चार्ज करेंगे, अक्विट करेंगे या रीट्रायल करेंगे। ऐसे ही जब इनहेंस पनिशमेंट में रिवर्स द फाइंडिंग और सेंटेंस है तो अक्विट, डिस्चार्ज या रीट्रायल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनहेंस पनिशमेंट कन्विक्शन पे ही है, वो मांग रहे हैं, उन्होंने रिवर्स कर दिया तो वो ये कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्टर द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब होता है कंक्लूजन, कि कन्विक्शन है या एक्विटल है तो उसको चेंज कर सकते हैं, या किसी और छोटे अपराध के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, बड़े अपराध के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में कुछ नहीं करेंगे, लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस पे वो चेंज कर सकते हैं, नेचर, एक्सटेंट या बाकी चीजें। नेचर मैंने आपको बता दिया कि रिगरस और सिंपल, ये नेचर चेंज करना, या लाइफ डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, नेचर चेंज हो गया। लाइफ इंप्रिजनमेंट को इंप्रिजनमेंट ऑफ सम ईयर्स कर दिया तो नेचर चेंज हो गया। एक्सटेंड का मतलब होता है कि 5 साल की सजा थी तो 3 साल की कर दी, ठीक है। उसके बाद तो मेरा कहने का मतलब है ये कुछ चीजें बस आप इस चार्ट से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अंदर जाने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि ये चीज एक बार को आप देख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यू आएगा तो आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा है 427। तो इसमें यही सब चीजें लिखी हैं, आप इसको पढ़ोगे तो वही आएगा। इन अपील फॉर रिवर्स सच ऑर्डर, डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, अक्यूज टू बी रीट्राइड, कमिटेड फॉर ट्रायल, यहाँ पे भी acquit, discharge the accused, order him to be retried, court competent jurisdiction, altering the finding, maintaining the sentence, without altering, ये पूरा सेक्शन यही बोलता है। तो उसको अपन ने चार्ट में कर लिया है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट, वेन एवर केस इज डिसाइडेड ऑन अपील बाय द हाई कोर्ट, तो वो सर्टिफिकेट एक देंगे, हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है वो, ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाता है 430। 430 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट एट बेल। देखो होता क्या है कि जब भी कोई कन्विक्शन होता है, ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि या तो अक्यूज ऑलरेडी जेल में है या कन्विक्शन होने पर उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। जब वो अपनी अपील फाइल करता है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि किसी भी केस में अगर अपील फाइल होती है तो अपील का ये मतलब नहीं होता है कि आपका सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा या फिर आपको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपका कन्विक्शन हुआ है, आपके क्लाइंट का, आपका मतलब आपके क्लाइंट का, अगर आपके क्लाइंट का कन्विक्शन हुआ है और आप अपील फाइल करते हो, तो अपील इज नॉट एन ऑटोमेटिक स्टे on the sentence, or it does not makes eligible to any person automatically for bail, ठीक है। होता क्या है कि जब आप अपील फाइल करते हो तो अपील के साथ आप बेल भी फाइल करते हो, या अपील के साथ आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी फाइल करते हो, मतलब स्टे लग जाए, मतलब फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जो कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। जब तक अपील डिसाइड नहीं होती है तब तक हमारा सेंटेंस जो है वो सस्पेंड किया जाए। कहता है पेंडिंग एन अपील बाय अ कन्विक्ट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन ही अपील करेगा। तो क्या कहता है, क्या कहता है? पेंडिंग एन अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द अपीलेंट कोर्ट में, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट,
in writing order that the execution of sentence or order appealed against be suspended, and also if he is confined that he be released on bail on his own bond or bail bond. ठीक है, तो कहने का मतलब ये अपीलेंट कोर्ट में शब्द का प्रयोग है, मतलब ये इनहेरेंट राइट नहीं है आपका, कोर्ट अलाउ कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट अपीलेंट कोर्ट शैल बिफोर रिलीजिंग हिम ऑन हिज ऑन बेल, और अगर वो 10 साल से ऊपर की सजा उसको है तो ऐसी परिस्थिति में शैल गिव द अपॉर्चुनिटी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर शोइंग द कॉज इन राइटिंग अगेंस्ट सच रिलीज। 10 साल से ऊपर की सजा है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दोगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस वेयर अ कन्विक्टेड पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल इट शैल बी ओपन फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। तो यहां पे अपील में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैंसिलेशन ऑफ बेल की भी एप्लीकेशन डाल सकता है। The power conferred by this section on an appellant court may be exercised also by the High Court in the cases of appeal by a convicted person to a court subordinate thereto. ठीक है, where the convict person satisfies the court कि such person being in jail is sentenced not exceeding 3 years, where the offense of which such person has been convicted is bailable, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो बस इतना जो है आपको याद रखना है। और ये भी बात यहां पे याद रखनी है कि when the appellant is ultimately sentenced to imprisonment for a term or to imprisonment for life, the time during which he is so released shall be excluded while computing the sentence। तो वो तो एक सिंपल मैथ्स होती है, जितने दिन रहे हो, जहां पे जिस भी कारण से बाहर हुए हो, तो वो सारा टाइम जो है वो उसमें माइनस कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो चलता रहेगा। Arrest of accused in appeal from acquittal, when an appeal is presented on 419 the high court में issue warrant। हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो अक्यूज था उसको री अरेस्ट करवाने की, ठीक है, या उसको बेल पे छोड़ने की हाई कोर्ट के पास पावर है एज एन अपीलेंट कोर्ट। क्या कहता है, when an appeal is presented under 419 the high court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail। तो उसको अरेस्ट का वारंट इशू कर सकता है। 432 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अपीलेंट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। अपीलेंट कोर्ट की एविडेंस लेने की पावर यहां पे दी हुई है इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर। सारी कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम देख रहा है, हाई कोर्ट देख रहा है, कोई भी कोर्ट देख रहा है, द अपीलेंट कोर्ट इफ इट थिंक्स एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन एंड मे आइदर टेक सच एविडेंस इटसेल्फ, खुद से ले सकते हैं, और डायरेक्ट इट टू बी टेकन बाय अ मैजिस्ट्रेट, और व्हेन द अपीलेंट कोर्ट इज द हाई कोर्ट बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन अपील सुन रही है तो हाई कोर्ट को बोल सकती है, हाई कोर्ट अगर सुन रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट कोर्ट को बोल सकती है। व्हेन एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाय द कोर्ट of session or the magistrate, it or he shall certify such evidence to the appellant court and such court shall thereupon proceed। तो आपने अगर समझ ही आ गया, सर्टिफाई करेंगे। द अक्यूज और हिज एडवोकेट शैल हैव द राइट टू प्रेजेंट व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन। उनके पास राइट आ जाता है जब एडिशनल एविडेंस लिए जाते हैं, तो उनको अपना साइड प्रेजेंट करने का राइट आ जाता है। ठीक है, बाकी ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। अब बताइए, इसमें कुछ बताने का जरूरत है? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बताइए? ये कह रहा है अगर दो जज हैं और वो उसमें बेंच है और डिवाइडेड है, तो तीसरे की ओपिनियन ली जाएगी। ठीक है, ये तो सबको पता है। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट सिंपल है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अबेटमेंट ऑफ अपील्स, अगर कॉज, अगर देखो ये सिर्फ कहता है एवरी अपील अंडर 418 419 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज। अक्यूज मर गया तो अपील खत्म है। ठीक है, एवरी अदर अपील शैल अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। इसके बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? देखो रेफरेंस भी बहुत ज्यादा सिंपल है, रेफरेंस कुछ नहीं है। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट, ठीक है, उनको अगर ये लगता है कि कोई भी एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन पे जो लॉ है वो कंसोलिडेटेड नहीं है, या उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन में है, या कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे ऑनरेबल हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन है जिसपे कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस या लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना केस स्टे करते हैं और जो क्वेश्चन फॉर्मेट में ये जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट को भेजते हैं, और हाई कोर्ट उस पे अपना रीजन और सारी चीजें लिख के देती हैं, और जब लोअर कोर्ट के पास आता है तो वो उसके आधार पे जजमेंट दे देते हैं। दैट इज रेफरेंस।
when any court is satisfied that the case pending before it involves a question as to the validity of the act, ordinance or regulation or any provision contained in an act, कोई भी provision, the determination of which is necessary, उस provision का interpretation या उसका validity को decide करना जरूरी है in order to dispose the case, and is of the opinion that such act is invalid or inoperative, उसको लगता है, but not so declared by the high court to which the court is subordinate or by the supreme court. The court shall state a case setting out its opinion and the reasons thereof and refer the same to the high court. ठीक है. A court of session may, if things fit in any case pending before it to which the provisions of section 1 do not apply, refer the decision of the high court any question of law relating to, और वो जो करेंगे उसी के आधार पे आप जो है इसको कर सकते हो. बस इतना है रेफरेंस में, और कुछ नहीं. डिस्पोजल ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. अब रेफरेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया है उसके आधार पे आप जजमेंट को डिसाइड कर, आप केस को डिसाइड कर दोगे. इसमें क्या दिक्कत है. अब इसके बाद आता है कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिवीजन. द हाई कोर्ट, रिवीजन की पावर किसके किसके पास है? हाई कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट के पास. द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग before any inferior criminal court situated within its local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness, legality or propriety of any finding, sentence or order record pass, and as to the regularity of any proceeding of such inferior court, and may, when calling for such a record, direct that execution of any sentence should be suspended. तो अगर वो रिवीजन के लिए गया है तो प्रोसीडिंग्स को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ये वो कह सकते हैं. मे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है. एंड इफ द अक्यूज्ड इज कन्फाइंड दैट ही बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड. ठीक है. द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. ठीक है. इन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन मेड एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और टू द सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द अदर ऑफ देम. मतलब ऐसा हाई कोर्ट में अगर कोर्ट ऑफ सेशन में है तो आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं कर सकते, मल्टीपल रिवीजन आप नहीं कर सकते. बस. ठीक है. आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता दिख रहा है मुझे. फर्दर एविडेंस तक हो गया था और अबेटमेंट ऑफ अपील तक ही हो गया था, बट फिर हमने जो है रिव्यू रिवीजन बता दिया. तो यहां पे द कंसेप्ट ऑफ अपील इज कंप्लीट. आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी. इन चार्ट्स की मदद से आप अपने पेपर के सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं. कुछ 19-20 होगा तो आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट द आइडिया इज कि आई ट्राई टू कंसेप्चुअलाइज अ वेरी डिफिकल्ट पोर्शन इनटू वेरी सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज. I hope that you have understood it. That's all. Thank you everyone. Thank you. Yes, sir.